हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ और यूएन कन्वेंशंस को। मतलब इंटरनेशनली लेवल पे क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज बने हैं, क्या कन्वेंशन है, क्या डिक्लेरेशंस बने हैं। और इसका और यूएन कौन कौन सी यूएन की मतलब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इन्वायरमेंट को लेके। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे सब्जेक्ट में भी और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट से ही इकोनॉमी भी अच्छी होती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन उतना ही हो रहा है। तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होना मतलब बहुत लॉस होना है, ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होना है, एनिमल्स का भी लॉस होना और साथ साथ इकोनॉमी का भी लॉस होना है। तो इससे बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस बनाए गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इन्वायरमेंट को लेते हुए। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी है, ऐसा क्यों है, और कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस में कौन कौन से इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं किस किस बात पे किस किस टॉपिक पे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल या इन्वायरमेंट लॉ या यूएन कॉन्फ्रेंसेस क्या होता है। देखिए, यूएन कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं ट्रीटी, जिसमें जो जितने मल्टीपल स्टेट जो होते हैं वो ट्रीटी जो जैसे किसी इन्वायरमेंट को लेके बनी तो उसको साइन करते हैं, कन्वेंशंस को साइन करते हैं, या कोई प्रोटोकॉल है उसको साइन करते हैं, या कोई भी प्रिंसिपल या कस्टमरी लॉज बने उसको साइन करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कंट्री जो इसे साइन करती है, रेटिफाई करती है, फिर वो उसको अपने अपने कंट्रीज़ में क्या करती है, लॉज बना के उसको इम्प्लीमेंट करती है चीज़ों को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो ट्रीटी होता है, कन्वेंशंस होता है, ये क्या होता है, ये सब पे ही लागू होता है, क्योंकि जो कंट्री मतलब साइन करती है, रेटिफाई करती है। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले है कि और कोई गवर्नर या प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे कौन कौन से मेजर इशू को टैकल करने के लिए कन्वेंशन या ट्रीटी बनाई जाती है। जैसे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में क्यों चेंज आ रहा है, क्यों पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, या कोई वेस्ट हो गया, हज़ार्डियस वेस्ट, जैसे कि जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है किसी कंट्री में, तो उसका जो वेस्ट होता है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कि अंडर डेवलप कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में फेंका जा रहा है उसको, तो उस वहाँ की जो इन्वायरमेंट की जो लोगों की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो इससे बचने के लिए कन्वेंशन ट्रीटीज़ हैं। जो मरीन लाइफ होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाए, इन सबको लेके बना है। जो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी हज़ार्डियस वेस्ट होता है किसी डेवलप्ड कंट्री में, कोई भी मान लीजिए कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बहुत ही ज़्यादा डेब्रीज इकट्ठा होती हैं, तो वो डेब्रीज जो होती है वो कंट्री जो डेवलप कंट्री होती है अपने अपने कंट्री में ना रख के किसी डेवलपिंग कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इकनॉमी से वो लूज़ है वहाँ डाल देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। रामसार कन्वेंशन, तो रामसार कन्वेंशन जो था वो 1971 में किया गया था। रामसार ईरान में, रामसार एक जगह जो कि ईरान में है, और ये फोर्स में आया था 1975 में। ये फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में बात करती थी, कि ग्लोबली बात करती थी कि जो वेटलैंड्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाए। इसका एम यही था कि वेटलैंड का यूज़ कैसे किया जाए या उसको कंजर्व कैसे किया जाए, और जो उस वेटलैंड पे जो वनरेबल स्पीशीज़ हैं या कोई वाटर वर्ड्स हैं या कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया उस लैंड पर, उसको कैसे यूज़ किया जाए या उसको उन चीज़ों का सपोर्ट करने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था 1971 में। इंडिया ने इसे 1982 में ज्वाइन किया था। टोटल इंडिया के पास अगर आज के डेट तक देखें तो 100 रामसार साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइट्स कौन सी हैं? लार्जेस्ट साइट कौन सी? सुंदरवन, जो वेस्ट बंगाल में है इंडिया में। इंडिया ने टोटल 100 रामसार साइट्स को होस्ट किया है अक्रॉस 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 100 साइट जो है वो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, जिसको हम लोग सुराताल भी कहते हैं। ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये 2026 की इंडिया की 100 रामसार साइट्स है। 100th लार्जेस्ट नहीं, 100 साइट है जो इसने 2026 में इस्टेब्लिश की है। उसके बाद आता है दूसरा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है ये भी मेन चीज़ किस पे इम्फेसाइज करता है, जो कंट्रीज़ हैं जो कोलेबरेट कर रही हैं इन्वायरमेंट को लेके, जैसे आपस में कुछ कंट्रीज जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके कोलेबरेट कर रही हैं या प्रमोट कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में आया था। इसकी डेट जो थी वो 16 जून 1972 थी। स्टॉकहोम 16 जून, स्टॉकहोम स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, वहाँ पे डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ये फर्स्ट ऐसा मतलब इंटरनेशनल एफर्ट था जो ग्लोबली इन्वायरमेंट जो कंसर्न्स हैं, इशू हैं, उनको टैकल करने के लिए बनाया गया था। इसी डिक्लेरेशन से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इनैक्ट किया गया था। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब कोई ट्रीटी या कोई कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे बनता है, मान लीजिए बना इन्वायरमेंट को लेकर, ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बना, तो इंडिया ने इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसी डिक्लेरेशन से इन्फ्लुएंस होकर अपनी कंट्री में इंडिया ने इनैक्ट किया। तो जब इंडिया ये इनैक्ट करता है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स को लेकर ये इनैक्ट करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दिसंबर 1972, जिसको शॉर्टकट में UNEP कहते हैं, इसके अंडर ही इस्टेब्लिश किया गया था। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे भी मनाया जाता है इसी प्रोग्राम के अंदर। तो ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हो गया। अब दूसरा है बून कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वर्ल्ड एनिमल 1979। ये ऐसा कन्वेंशन है जिसमें जो स्पीशीज़ होती थी, वाइल्ड एनिमल्स की जो स्पीशीज़ होती थी वो माइग्रेट कर रही थी, तो उनको कंजर्व करने के लिए बून कन्वेंशन लाया गया था 1979 में। इसको किस लिए लाया गया था? कन्वर्जन माइग्रेटरी स्पीशीज़ अक्रॉस देयर इंटायर रेंज, प्रमोट सस्टेनेबल हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स हैं उनको कैसे प्रमोट करना है आगे के लिए, ये इसका एम था। इसको अडॉप्ट कहाँ किया गया था? बून एक जगह है, कहाँ? जर्मनी में, वहाँ अडॉप्ट किया गया था। 133 पार्टीज 2025 तक हैं और 2 इसमें अपेंडिक्स ऐड किए गए थे। 2 अपेंडिक्स कौन कौन से थे? जो थ्रेटेंड इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ थी उनको इंडेंजर था या उनको थ्रेट था उससे बचने के लिए। दूसरा है जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ थी उनको कैसे कंजर्वेट किया जाए, किस तरह किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये 2 अपेंडिक्स में बताया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 1983 में। इंडिया ने अडॉप्ट किया था 1983 में। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने ये एरो बना रखा है। इंडिया ने इसे कब अडॉप्ट किया था? 1983 में। 2020 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी COP13, जिसमें इसने कौन सी स्पीशीज़ को ऐड किया था? एशियन एलिफेंट टू प्रोटेक्ट लिस्ट। इसको प्रोटेक्शन लिस्ट जो थी कि कौन कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें एक लिस्ट बनी थी। तो उस लिस्ट में जब COP13 की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 2020 में, उसमें इंडिया ने एशियन एलिफेंट को क्या किया था? प्रोटेक्शन लिस्ट में ऐड ऑन किया था। तो ये हो जाएगा बून कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते थे उनके लिए। फिर एक कन्वेंशन बना था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ 1973। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, जिनको मतलब इसको शॉर्टकट में साइट भी बोलते हैं, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा याद करना। तो इसमें क्या था कि ये कन्वेंशन जो बना था, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती थी उनका ट्रेड कैसे होगा, इसको फोर्स में लाया गया था 1975 में। ये रेगुलेट करता था इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीशीज़। जो इंडेंजर्ड प्लांट्स होते थे उनको कैसे उनका मतलब ट्रेड होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात करता था। इंडिया जो इसकी पार्टी जो बनी थी वो 1976 में बनी थी। इसको इसी कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कन्वेंशन ग्लोबल लेवल पे बना था, इंटरनेशनल लेवल पे 1973 में इंडिया ने इससे इन्फ्लुएंस होकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। इस कन्वेंशन के बनाने का एम यही था, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी जैसे प्लांट की या एनिमल की, उसका इंटरनेशनल में बनी है तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, और अगर इसको अपनी कंट्रीज़ में भी करना है तो इस पर एक एक्ट बनाया था इंडिया ने, तो ये कैसे इंटरनेशनली ट्रेड होगा इसकी बात ये करता है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो 3 साल में एक बार होगी, 3 साल में एक बार होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन, अब दूसरा है कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको शॉर्टकट में अनक्लॉज भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में इसको बनाया गया था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो ओशियन और सीज़ को लेके गवर्न होती थी। मतलब इसको इंटरनेशनली बनाया गया था, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्पेसिफिक ओशियन, जितने मतलब ओशियन और सी हैं, तो किस कंट्री का कितना उस पर राइट है, कहाँ तक राइट है। जैसे कि इंडिया का 100 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, फिर इकोनॉमिक जोन आता है, फिर कंटेंजियस जोन आता है, फिर हाई सी आता है जिस पर किसी का भी राइट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी, इसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। इसको शॉर्टकट में अनक्लॉज कहा जाता है। इसको आप लोग डिटेल में इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अभी इतना याद कर लीजिए कि ये ट्रीटी का लाने का क्या इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था, तो कैसे ओशियन और सीज को गवर्न किया जाएगा कि किस कंट्री का कितना राइट है और कितना क्या है, इस चीज़ों से कैसे गवर्न होगा, ये ट्रीटी बताती है। कन्वेंशन ट्रीटी एक ही चीज़ होती है। इसको फोर्स में लाया गया था 1994 में। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियन सी भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि कौन सी ट्रीटी को ओशियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी कहा जाता है, तो अनक्लॉज को कहा जाता है। इसका एम क्या था, जो मरीन पोल्यूशन होता है या प्रोटेक्ट मरीन इन्वायरमेंट, जो मरीन से रिलेटेड उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसके पोल्यूशन को कैसे रोका जाएगा, या उसको मरीन इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसका एम ये था। इंडिया इसका पार्ट जो है वो 1995 में बना था। तो ये हो गया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जो है
वो है वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985। ओजोन लेयर को लेकर ये पहली एक ऐसी ट्रीटी थी जो कि बात करती थी, वियना कन्वेंशन। इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में और 1988 में ये फोर्स में आई थी। ये फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो ग्लोबल लेवल पे ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन के लिए बात करती थी। इसका फ्रेमवर्क क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल एक जगह भी हम लोग आगे देखते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था 1987 में, वो इसी ट्रीटी के अंडर बना था। इसकी इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्या क्या होती है? इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक सेक्रेटरीट होता है और साइंटिफिक जो पैनल होते हैं जो इसको देख रेख करते हैं। ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को यूज़ करके नियर यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन करती थी। इंडिया ने इसे 1991 में ज्वाइन किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सी ट्रीटी थी, कन्वेंशन था, तो वियना कन्वेंशन था। ये पहला ऐसा कन्वेंशन था जो ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन से बात करता था, के लिए बात करता था। और इसका फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अब हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। 1987। डिप्लीट मतलब क्या होता है? रोकना। तो 1987 में से अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में 1989 में आया था। और इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो ओडीएस क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओडीएस, सॉरी ये उससे रिलेटेड था इंटरनेशनल ट्रीटी। इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था 1992 में। अब इस ट्रीटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं बेसिल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट 1989। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट क्या होता है? वही जैसे कि किसी एक कंट्री में बना, किसी एक डेवलप कंट्री है, वहाँ कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना, जो उसका वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो उसका वेस्ट हुआ, तो वो वेस्ट जो होता है वो कहाँ जाएगा? तो कंट्रीज जो होती थी, जो डेवलप कंट्रीज होती थी, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती थी या जो लेस डेवलप कंट्री होती थी, वहाँ पर जाके फेंक देती थी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ब्रेक होता था। तो इससे बचने के लिए ट्रांस बाउंड्री मतलब यही होता है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री। तो इससे बचने के लिए कन्वेंशन लाया गया जिससे बेसिल कन्वेंशन कहते हैं। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1989 में। इसको फोर्स में लाया गया था 1992 में। बेसिल स्विट्ज़रलैंड एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ। ये क्या था? इसका काम यही था, ये ग्लोबल ट्रीटी थी जो किससे एक्सपोर्ट रेगुलेट करती थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, जो हजार्डियस वेस्ट होता था उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करती थी। फिर बाद में 1995 में इसमें अमेंडमेंट हुआ जिसको बेसिल बैन अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को बैन किया गया था एक्सपोर्ट होने से या इंपोर्ट होने से 2019 में। इंडिया ने 1992 में इसको अडॉप्ट किया था और हजार्डियस एंड अदर वेस्ट रूल 2016, ये 2016 है, 2016 में लाया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं रियो अर्थ समिट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ये फाउंडेशन है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताए गए हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से गोल्स हैं। तो इसका फाउंडेशन क्या है? रियो अर्थ समिट 1992। रियो अर्थ समिट 1992 जो है वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में इसका समिट हुआ था। इसका पर्पस था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर एनवायरनमेंट को लेके करना, इंटरनेशनली कॉर्पोरेट करना एनवायरनमेंट के लिए। इसके अल्टरनेटिव नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको अर्थ समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस समिट में 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे जिसको एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। एजेंडा 21 क्या बात करता है? एजेंडा 21 बात करता है कि प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली, नेशनली, लोकली। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्लान्स होंगे, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो। तो एजेंडा 21 हमें ये बात करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग इन्वायरमेंट लॉ पढ़ते हैं। अभी हम लोग सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, अगर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में, क्योंकि यूजीसी नेट में पूरा ये टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। जो बच्चे अगर यूजीसी नेट या जीआरएफ देना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट डाउन कर सकते हैं। तो एजेंडा 21 ये बात करता है। इसमें नॉर्थ साउथ डिफरेंसेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, सस्टेनेबल कंजम्पशन को भी रिकॉग्नाइज किया गया था। रियो डिक्लेरेशन है जिसमें 27 प्रिंसिपल बताया गया था, राइट टू डेवलपमेंट की बात की गई थी। अब अर्थ समिट में वही रियो समिट को अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ कन्वेंशंस जो है उनको अडॉप्ट किया गया था। जैसे कि सबसे पहले है कन्वेंशंस जो है जो रियो कन्वेंशन में क्या किए गए थे? अडॉप्ट किए गए थे।
कौन कौन से कन्वेंशन हैं, जैसे यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके कन्वेंशन था 1992 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको शॉर्टकट में सीबीडी कहते हैं 1992 में, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये 1994 या 1996 में इसको किया गया था। तो ये समिट जो है जिसको ये वो कहा जाता है, जो कन्वेंशन जो है जो अडॉप्ट किए गए थे, कौन ये 3 कन्वेंशन है रियो समिट में अडॉप्ट किए गए थे। अब जैसे कि फॉलो अप समिट क्या क्या थे, जैसे रियो +10 2002 जिसको जोहानिसबर्ग में किया गया था, ये रिव्यू करता था, ये रिव्यू किया गया था जो जितना प्रोग्रेस कर चल रहा है इन्वायरमेंट को लेकर उसको रिव्यू करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। ऐसे रियो +20 भी इसका एडवांस वर्जन है जो 2012 में आया था। तो ये सारी चीज़ें इसी में जो रियो +20 है जो 2012 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसका ये आउटकम क्या था कि जो फ्यूचर क्या मतलब किस लिए किया गया था, जो फ्यूचर में हमें क्या चाहिए इसके लिए, और रीअफर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको रीअफर्म किया गया था, और 17 गोल्स क्या होंगे जो 2013 में बनाए गए थे, जिसका फोर्स में जो 2015 में आए थे। तो ये इसलिए था रियो +20, इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी। अब एक दूसरा कन्वेंशन जो बनाए गए थे इस समिट में कौन कौन से हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 जिसको शॉर्टकट में सीबीडी भी बोलते हैं। तो ये अडॉप्ट कहाँ किया गया था, रियो समिट 1992 में किया गया था। इसका फोर्स 1993 में आया था। ये लैंडमार्क ट्रीटी थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे होगा, सस्टेनेबल यूज़ क्या होगा, और फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कैसे होगी, जो एक्सेस था कि फेयर एंड इक्विटेबल कैसे एक्सेस पहुंचेगा, क्या बेनिफिट होगा, इसका शेयरिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। इसमें 2 लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स की बात की गई थी, जिससे कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 था और दूसरा है नियोगा प्रोटोकॉल। फिर ये क्या प्रोटेक्ट करता है, जो जेनेटिक स्पीसीज़ थी या जो इकोसिस्टम स्पीसीज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी थ्रेटन जो स्पीसीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स प्रमोट करना इन साइटू एक्साइटू कंजर्वेशन को। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। इसका इंपॉर्टेंस यूपी कहाँ हुई थी, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 जिसने टारगेट किया था 30 ग्लोबल लैंड एंड सी प्रोटेक्टेड बाय, जिसको 2030 तक का प्रोटेक्टेड करना, 30% ग्लोबल लैंड एंड सी को प्रोटेक्ट करना। कहाँ किसका है, इसका है। इसमें इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस ये हुई थी। इंडिया ने इसको 1994 में रेटिफाई किया था, और इसको इसी कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस होकर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया ने क्या किया था, पास किया था, इनैक्ट किया था। तो 1992 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन बना था जिसको सीबीडी कहते हैं, और इंडिया ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इसी कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस होकर बनाया था। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज 1992। इसको भी अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट में, फोर्स में 1994 में आया था। ये ग्लोबल ट्रीटी थी जो क्लाइमेट चेंज को लेके बात करती थी। फ्रेमवर्क फॉर लेटर एग्रीमेंट, बाद में इसका कौन कौन सा मतलब एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिसको कोई होते हो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, बाद में साइन हुए थे। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कौन की थी, सबसे पहले जो थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 बर्लिन में हुई थी। इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया था इसके आउटकम को 2002 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 जो है वो कोयतो में हुई थी 1997 में, इसको कोयतो प्रोटोकॉल कहते हैं। COP 16 जो था वो कनकन 2010 कनकन एग्रीमेंट कहते हैं। COP 21 पेरिस जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं 2015, और COP 20 जिसको ग्लासगो 2021 ग्लासगो एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इंडिया ने रेटिफाई 1993 में किया था। इसका इनिशिएटिव क्या था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या हो के लिए जो नेशनली क्या एक्शन होगा उससे क्या एक्शन लिया जाएंगे, इसके प्लान बनाए गए थे इसमें। फिर हम लोग एक ट्रीटी पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जिसको शॉर्टकट में UNCCD कहा जाता था। इसको 1994 में इनैक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में 1996 में आया था। कहाँ पर किया गया था, पेरिस फ्रांस में। ये नेशनल एंड रीजनल एक्शन प्रोग्राम टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड, जो डिग्रेडेड लैंड है, जो डिजर्टिफिकेशन होता है, सूखा पड़ रहा है, रेगिस्तान बन रहे हैं, जो लैंड डिग्रेडेड होते जा रही है, तो उनको कैसे रिस्टोर करना है, इसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान होंगे नेशनल और रीजनल लेवल पे। तो यही बात ये कन्वेंशन करता है। ये प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन प्लस रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड प्लस मिटिगेट ड्रॉट इम्पैक्ट, जो ड्रॉट इम्पैक्ट है, जो सूखा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, इसको कैसे मिटिगेट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल में आएंगी, इसका एक्शन प्लान बनाने को प्रोवाइड करता है। इंडिया ने इसको 1994 में रेटिफाई किया था,
और होस्ट जो इसका वो था ग्रेटर नोएडा में, जो होस्टेड जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी 2019 में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2019 में हुई थी सितंबर में ग्रेटर नोएडा में, टू रिस्टोर 26 मिलियन लैंड हेक्टेयर, जो 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो थी 2030 तक का इसका एजेंडा है, इसका गोल है कि कैसे रिस्टोर करना है, जितनी भी ड्रॉट लैंड्स हैं या डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको कैसे रिस्टोर करना है और कैसे डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करना है। फिर आता है क्योतो प्रोटोकॉल 1997। क्योतो प्रोटोकॉल जो है ये UNFCCC 1992 के तहत बनाया गया था, इसके अंडर मेड किया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में और फोर्स में आया था 16 सितंबर 2005 में क्योतो जापान में। इसका टारगेट क्या था कि लीगली बाइंडिंग जो HG का रिडक्शन हो रहा है उसको टारगेट करना है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इंडिया जो था वो नॉन एनेक्स्ड बी कंट्री है, एक एनेक्स्ड ए होता है, एनेक्स्ड बी, इंडिया नॉन एनेक्स्ड बी में आती है। उसने रेटिफाई किया था 2002 में और 2020 में पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 वो क्योतो प्रोटोकॉल के प्लेस पे आया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो और भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कन्वेंशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रेमवर्क है, फिर कितने केस लॉज है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो जो है वो UGC नेट JRF के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ एक एक चीज़ों को नोट डाउन करिए। इसमें जितने कन्वेंशंस के नेम हैं, ईयर है, इनको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। इन कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस हो गए इंडिया ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं अपनी कंट्री में, और उसके नाम, उसके ईयर भी अच्छे से याद रखिए। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में UGC नेट के प्रोग्राम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए। थैंक यू सो